Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nareen and today we are going to study the phase of AC और phase lag and phase lead. ये क्या होता है? उसके अलावा how we can represent और the vector representation of an alternating quantity कि जो quantity जो है how we can represent the alternating quantity उसकी जो vector representation होती है वो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये भी पढ़ेंगे और इसके साथ हम देखेंगे कि AC सर्किट्स जो हैं आपके ये क्या होते हैं. ठीक है, तो ये सारी ही ये जो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज़ ऑफ एसी फेज़ एंगल थीटा को ही कहते हैं. जो हमने प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि फेज़ जो है वो थीटा किस तरह ओमेगा टी के इक्वल होता है. और ये हमने अभी ऊपर अपने जो लास्ट अपना लेक्चर किया था और उसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यूज़ ये सारी निकाली थी और उसके अंदर भी हमने थीटा को बार बार फेज़ कहा. तो हम फेज़ को इधर डिफाइन करेंगे. वी हैव सीन दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय दिस. आपने ऊपर देखा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा होता था. थीटा की जगह आप क्या पुट करते हैं फिर ओमेगा टी, वेयर थीटा इज अ फेज. यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिस एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज इट्स फेज. ठीक है, ये जो एंगल थीटा है जो स्पेसिफाई कर रहा है इंस्टेंटेनियस यानी वो वैल्यूज वोल्टेज और करंट की जो चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम उनको हम उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहते हैं. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो है वोल्टेज और करंट की वो इस थीटा के लिहाज से चेंज होती है ना, तो उसको हम कहते हैं फेज ऑफ एसी. तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं फेज की. दिस एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज इट्स फेज या फेज ऑफ एसी. ठीक है, यहाँ तक. अब ये जो फेज ऑफ एसी है इसकी वेरिएशन आपने एक सिंगल वेव में पढ़ी थी इस तरीके से. ये आपकी एक सिंगल साइन वेव है. अब इस सिंगल साइन वेव में इस तरह से अगर हम एक लाइन लगा के इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन ताकि हमें पता चल जाए, यहाँ पे अगर आप मार्क कर सकते हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई. जैसे इन्होंने इधर बताए हैं कि ए बी सी डी एंड ई. तो एंगल्स को आप हमने देखा था कि साइन वेव ना सिर्फ आपकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट है ना सिर्फ वो टाइम के साथ वेरी करती है बल्कि वो एंगल थीटा के साथ भी वेरी करती है. और वो एंगल थीटा के साथ किस तरीके से वेरी कर रही थी कि शुरू में एट दिस पॉइंट ए योर थीटा जो है वो क्या था, दैट वुड बी ज़ीरो. ठीक है, आपका थीटा ज़ीरो था. उसके बाद एट पॉइंट बी जब ये अपनी मैक्सिमम और पीक वैल्यू के ऊपर पहुंचती है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू विच इज़ 90 डिग्री. नाउ अगेन जब वो इस तरह से आती है और एट पॉइंट सी आती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नो योर थीटा इज इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्री. उसके बाद यहाँ पर जब वो अपनी नेगेटिव पीक पे चली जाती है एट दिस पॉइंट डी योर थीटा शुड बी इक्वल टू 270 डिग्री होता है, उसको आप कहते हैं 3 पाई बाय 2. एंड दिस पॉइंट ई जहाँ पे ये कंप्लीट साइन वेव आपकी कंप्लीट होती है. मैंने आपको कहा कि कंप्लीट साइन वेव वो होती है जो एक सर्कल का एंगल बनाती है. ठीक है, अगर आप इसका क्रेस्ट और ट्रफ मिलाएं तो ये एक पूरे सर्कल को शो करता है. सो एट दिस पॉइंट ई योर थीटा वुड बी 2 पाई विच इज़ 360 डिग्री. तो इस तरह से एंगल की वेरिएशन होती है एक सिंगल साइन वेव के अंदर जो इन्होंने आपको यहाँ पे बताई है कि वी कैन से दैट द फेज ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई इज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई रिस्पेक्टिवली बिकॉज दीज एंगल्स आर द वैल्यूज ऑफ थीटा एट दीज पॉइंट्स. ये हमने देखी है सिंगल साइन वेव की बात करें. ठीक है, thus each point और on the AC waveform corresponds to a certain phase. इसका मतलब है कि हर पॉइंट जो है यानी एट ए बी सी डी ई हर पॉइंट जो है AC वेव के ऊपर वो किसी ना किसी सर्टन फेज को यानी एंगल को शो कर रहा है. ठीक है, तो आप ना सिर्फ उसकी टाइम के लिहाज से वेरिएशन देख रहे हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बल्कि उसके एंगल थीटा के लिहाज से भी आप उसकी वेरिएशन जो है वो देख सकते हैं. दिस इज नोन एज फेज ऑफ AC. ठीक है, जब कोई AC वेव ट्रेवल करती है तो आप उसकी टाइम के लिहाज से और थीटा दोनों के लिहाज से उसकी वेरिएशन जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, तो यही उन्होंने बताया द फेज एट द पॉजिटिव पीक इज पाई बाय 2 विच इज 90 डिग्री एंड इट इज 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री एट द नेगेटिव पीक. द पॉइंट्स वेयर द वेव फॉर्म क्रॉसेज द टाइम एक्सिस कोरिस्पॉन्ड्स टू द फेज 0 एंड पाई. ठीक है, 0 और पाई वो दो पॉइंट्स थे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर थे और उसके बाद 2 पाई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आता है. ठीक है,
अब आ गया फेज लैग एंड फेज लीड। अब बेसिकली फेज लैग और फेज लीड जो है ये तब प्रोड्यूस होता है जब आप दो साइन वेव्स की बात करें जो इकट्ठी ट्रैवल कर रही हैं। ये दोनों सिचुएशंस आपको दिखा रहे हैं, फेज लैग की भी और फेज लीड की भी हम देखेंगे। अब फेज लैग फेज लीड का मतलब है कि इन प्रैक्टिस द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर एब्सोल्यूट फेजेस। ठीक है, दो को आपकी जो वेव्स हैं उनके दरमियान में हम ज़्यादातर हाली फेज की बात नहीं करते। एक्चुअली में प्रैक्टिस जो हम करते हैं यानी हमारा जो यूजुअल वर्क है वो किसके साथ डील करता है, फेज डिफरेंस के साथ। अब व्हाट इज़ फेज डिफरेंस? फेज तो खाली हम थीटा को कहते थे ना। फेज डिफरेंस का मतलब है कि अगर आपकी दो वेव्स इकट्ठी ट्रैवल कर रही हैं तो उन दोनों के एंगल के दरमियान में जो फ़र्क है, ठीक है, यानी थीटा का जो डिफरेंस है, डेल्टा थीटा की बात करें, बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो उसका एंगल में जो डिफरेंस आता है उसको हम उसका फेज डिफरेंस कहते हैं। और ये इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन देयर एब्सोल्यूट फेजेस, यानी खाली अगर हम थीटा की बात करें एब्सोल्यूट फेज में यानी तो वह उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेल्टा थीटा है। फेज डिफरेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द ओनली थीटा जब हम एक वेव की बात करें, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी भी एक वेव ट्रैवल तो नहीं कर रही ना, एक से ज़्यादा वेव्स आपस में ट्रैवल कर रही होती है और उनका आपस में कोई ना कोई एंगल थीटा होता है। कोई वेव आगे जा रही होती है, कोई वेव पीछे रह रही होती है, तो फिर वो जो डिफरेंस इन देयर एंगल्स आ जाता है डेल्टा थीटा, उसको हम जो है उससे हम उसका फेज लैग या फेज लीड दोनों तरीके से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें गौर से, ये फिगर नंबर 16.4, ये दो वेव्स हैं आपके पास। एक वेव 1 है, ये ऊपर वाली ग्रीन कलर की है जो, और जो नीचे वाली है सेकंड वन, दिस इज़ वेव 2 जो कि रेड कलर से उन्होंने बनाई है। अब आपको नज़र आ रहा है जो ग्रीन कलर की वेव है, वेव 1, वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द आपकी ओरिजिन से, ठीक है, मेन पोजीशन से ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जबकि जो आपकी रेड कलर की वेव है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी वहाँ पर अगर ये पॉजिटिव यानी 0 से स्टार्ट हो रही है तो जो सेकंड वेव है वो आपकी नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रही है। अब जब इस तरह की दो वेव्स इकट्ठी ट्रैवल कर रही होंगी तो हम कह सकते हैं कि फेज़ लीड और फेज़ लैग का कंसेप्ट इसमें आ सकता है। दोनों वेव्स एक दूसरे से आउट ऑफ फेज़ हैं बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों में जो फ़र्क है, जो फेज़ डिफरेंस है वेव 1 और वेव 2 का, वो 90 डिग्री का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये दोनों वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज़ हैं। याद रखें, ये जो फेज़ लैग और फेज़ लीड का कंसेप्ट है ये सिर्फ आउट ऑफ फेज़ के मामले में आता है कि क्योंकि लैग और लीड तो फेज़ तभी करेगा ना जब कोई एक आगे जा रही होगी और एक पीछे रह जाएगी, फिर वहाँ पे आपके पास वो कंसेप्ट आता है कि आउट ऑफ फेज़ है ये आपस में। ठीक है, अब ये दो वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज़ हैं और एक आगे है और एक पीछे है। वेव 1 जो है वो आगे जा रही है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि आपकी वेव 2 वो चूंकि नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रही है तो नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से लेस होती है। दैट्स वाई वो आपकी लैग करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो आगे वेव जा रही है वो उसका फेज लीड हो रहा है और जो पीछे रह रही है वो फेज लैग कर रही है, और दोनों में जो फेज डिफरेंस है आपस में बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री का फ़र्क है। ठीक है, सो दीज टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर एंड दे हैव द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री वेयर द वेव 1 इज लीडिंग द वेव 2 बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का फ़र्क है इन दोनों में। अब अगर आप नीचे वाला ये देखें फिगर नंबर 16.5, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखें कि जो ग्रीन कलर की वेव है वो उसी तरीके से 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अब ये जो रेड कलर की वेव पहले थी, वेव 2, जो पहले नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रही थी, अब वो पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हो रही है। अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब अभी भी दोनों का जो फेज डिफरेंस है, वो जो एंगल है दोनों के दरमियान में, वो तो 90 डिग्री ही है। ठीक है, लेकिन अब आपकी 0 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना, इसलिए क्या होगा कि जो आपकी वेव 2 है वो लीड करेगी और जो वेव 1 है वो लैग बिहाइंड करेगी बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो ये दोनों वेव्स भी आपस में आउट ऑफ फेज है। ठीक है, आउट ऑफ फेज का मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई फेज डिफरेंस मौजूद है। जब भी दो वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज होती हैं तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ये दो वेव्स भी आपकी आउट ऑफ फेज थी, और उसके बाद मैंने कहा कि ये जो दो वेव्स हैं ये भी आपकी क्या है, आउट ऑफ फेज, क्योंकि अगर वो इन फेज होंगी तो उनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ये सिर्फ तभी होता है, फेज डिफरेंस तभी एग्जिस्ट करता है जब वो आउट ऑफ फेज होती हैं। अब ये दो वेव्स भी आउट ऑफ फेज थी, ये दो वेव्स भी आउट ऑफ फेज थी, लेकिन दोनों की सिचुएशन चेंज थी। और आउट ऑफ फेज कैसी थी, दोनों में जो फेज डिफरेंस था डेल्टा थीटा, फेज डिफरेंस जो था वो 90 डिग्री का था, इसमें भी और इसमें भी। जो दोनों वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इन दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है इन दोनों वेव्स को वो 90 डिग्री। लेकिन कंसेप्ट जो फेज लीड और फेज लैग का वो चेंज है। इस सिचुएशन में आपकी जो वेव 1 है वो क्या कर रही थी, लीड कर रही है, जबकि आपकी जो वेव 2 है वो लैग कर रही है। सो वेव 1 इज लीडिंग द वेव 2 बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी इन दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री ही है, लेकिन वेव 1 लीड कर रही है और वेव 2 आपकी लैग कर रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में है ये अभी भी आउट ऑफ फेज और एंगल इन दोनों के दरमियान में वो जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो आपकी वेव 1 है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है, जबकि वेव 2 जो है वो अब आपकी लीड कर रही है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले ये लीड कर रही थी, वेव 1 लीड कर रही थी, वेव 2 लैग कर रही थी। अब क्या हो रहा है, वेव 2 लीड कर रही है और वेव 1 लैग कर रही है। फेज डिफरेंस दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का ही है, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये फेज लीड और फेज लैग का कंसेप्ट है। और इनकी आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी इसकी ये पूरे प्रोसेस को उन्होंने डिस्क्राइब तो किया हुआ, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशंस आपको नहीं दी। और क्वेश्चन जब ये आता है पेपर में अगर आएगा तो ये डेफिनेशन के तौर पे ही आएगा मोस्टली। तो मोस्ट प्रॉबेबली चूंकि ये डेफिनेशंस के तौर पे आएगा तो इसकी डेफिनेशंस मैं आपको राइट डाउन करवाऊंगी। मैं अभी आपको आपके साथ वो शेयर करूंगी अपनी जो डेफिनेशंस जो मैंने अपने क्लास स्टूडेंट्स को क्लास में काम कराया है। तो वो डेफिनेशंस जो मैंने उनको लिखवाई हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी अभी फेज लीड और फेज लैग की। और उसके बाद ये साथ ही हम पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसकी देख लेते हैं, फिर वो आपको डेफिनेशंस भी इसकी मार्क करवाती हूँ। अब ये देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब देखिए, अब अगर हम ये वेव 1 वेव 2 कहने की बजाय ये सोचें कि एक वेव फॉर्म आपकी बन रही है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की और दूसरी वेव फॉर्म है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की। अब यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, जबकि आपकी जो करंट की वेव फॉर्म है वो स्टार्ट हो रही है नेगेटिव से। तो 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव ना, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो आप किस तरीके से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि चूंकि आपका ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी इसमें आपको करेक्शन करनी पड़ेगी इस फिगर में। मैं अलग से बनाने लगी थी लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसी में करेक्शन करें। ये लीड कर है, जो लीडिंग है आपका, आपने करंट यहाँ पे नहीं आएगा वाई एक्सिस में, दिस इज़ वोल्टेज। एंड ये जो है आपका जो एक्स एक्सिस पे होगा इस वक्त वो होगा आपका करंट, अगर हम इस फिगर की ये बना रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस फिगर से जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इधर बनाएंगे इसमें आप करेक्शन कर लें, क्योंकि आपकी करंट जो है वो नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है ना, तो नेगेटिव जो है वो 0 से लेस होता है। तो आपकी इस वक्त जो आपकी करंट है वो आपकी लैग कर रही है और वोल्टेज जो है वो आपकी लीड कर रही है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो वाई एक्सिस पर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो लीड कर रहा हो। वोल्टेज इज लीडिंग, सो वोल्टेज को वाई पे रखेंगे, और करंट इज लैगिंग, सो करंट को हम एक्स पे शो करेंगे। तो इसको आप करेक्ट कर लें यहाँ पे बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये इसकी हम कहते, दिस इज़ द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई दो वेव्स इस तरह से ट्रैवल कर रही हों तो उनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं कि जो लीड कर रहा होता है उसको वाई टर्मिनल पे रखेंगे और जो लैग कर रहा होगा उसको आप एक्स टर्मिनल पे रखेंगे। जैसे ये सिचुएशन थी आपके आउट ऑफ फेज की, कि अब आपकी वोल्टेज जो है इसको आप वोल्टेज कह लें, यानी पहले वोल्टेज और करंट, वोल्टेज वही 0 पे है और करंट अब पॉजिटिव हो गई, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम कह लें। तो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अब आप कैसे करेंगे, इस तरीके से। जो लीड कर रहा है मैंने आपको कहा कि वो कहाँ पे आएगा, वाई पे, यानी आई जो है अब आपका वो लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ
90 डिग्री। तो इस तरीके से, यानी अब आपकी वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है और करंट जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, करंट लीड करेगी, करंट को वाई पे रखेंगे और वोल्टेज लैग करेगी, उसको हम एक्स टर्मिनल पे शो करेंगे। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो एक ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आपने कहा कि वोल्टेज और करंट की, और एक हमने यहाँ से दो वेव फॉर्म्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। जो लीड कर रहा है उसको वाई पे रखते हैं और जो लैग करेगा उसको एक्स टर्मिनल पे शो करेंगे। सो अ साइनसॉइडली अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अ करंट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। काउंटर क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स का मतलब है रोटेटिंग वेक्टर्स के हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं ना, एक्स वाई और जी टर्मिनल की हमेशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह की हम बात करें कि अगर हम वोल्टेज और करंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, यानी एक्स वाई और जी जो टर्मिनल्स हैं वो हमारे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनसे हम इनको शो करते हैं, प्रोवाइडेड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी ये कंडीशंस का सेटिस्फाई करना जरूरी है। इनको हम देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, its length on a certain scale represents the peak or the RMS value of the alternating quantity। यानी ये जो आप इसकी लेंथ शो कर रहे हैं ना, जो जितनी लंबी लाइन लगा रहे हैं वो उसकी कौन सी वैल्यू शो कर रही है, उसकी पीक वैल्यू, ठीक है, या उसकी RMS वैल्यू को शो कर रही है ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो जितनी लंबी लाइन लगाएंगे वो उसकी RMS या पीक वैल्यू को शो करेगा। नंबर 2, दूसरी क्या बात है, it is in the horizontal position at the instant when the alternating quantity is 0 and it is increasing positively। ठीक है, आप इसको हॉरिजेंटल तब लेते हैं जब आपकी जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या तो वो 0 होती है या वो पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है, यानी आप उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग तब लेते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर रही है पॉजिटिवली और या फिर वो 0 है। नंबर 3, उसके बाद the angular frequency of the rotating vector is the same as the angular frequency omega of the alternating quantity। जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है किसी भी रोटेटिंग वेक्टर की वो वही होती है जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज जो हैं वो सेम होती है रोटेटिंग वेक्टर की, जो भी आप ले रहे हैं एक्स और वाई पे, और जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वो सेम होनी चाहिए ओमेगा। तो ये 3 शर्तें हैं इसकी। और बेसिकली मैंने आपको बता दिया, जो इसमें मेन बात थी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर 2 वेव्स को आपने इकट्ठा देखना है तो एक्स पे जो आपकी जो लैग करती है उसको एक्स पे और जो लीड करती है उसको आप वाई टर्मिनल पे शो करते हैं। तो ये हमने इसको देख लिया दोनों तरीके से, इधर करंट लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रही है, इधर हमने कहा वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रही है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फेज डिफरेंस जो है वो इनका सेम है। अब उसमें भी ये मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बता दिया कि किस तरह से आपने करना है। ये मेन छोटी छोटी बस इसमें चीज़ें थी समझने वाली, इसलिए हमने उसको इस तरीके से देखा क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस को आपने, अभी मैंने उसकी जो फेज़ की डेफिनेशन आपको मार्क करा दी थी, फेज़ लीड और फेज़ लैग की मैं भी आपको मार्क करवाऊंगी। अभी आप ये देख लें AC सर्किट्स, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स ये भी डेफिनेशन है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन द DC सर्किट इज अ रेजिस्टर। DC में एक ही मेन सर्किट एलिमेंट होता है, वो आपका रेजिस्टर होता है, which controls the current or the voltage and the relationship between them is given by Ohm's law V is equal to IR। और वो जो रेजिस्टर है उसका काम क्या है कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करता है, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आपको वो ओहम लॉ से देता है, विच इज़ V is equal to IR। जबकि AC सर्किट्स क्या है, और ये चीज़ें MCQs में भी आ सकती हैं कि व्हाट आर द मेन सर्किट एलिमेंट्स इन DC सर्किट्स, ठीक है। तो फिर मेन सर्किट एलिमेंट इन DC सर्किट्स जो है वो होता है रेजिस्टर, ठीक है। तो ये MCQs में भी आ सकती है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं। AC सर्किट्स में इन एडिशन टू द रजिस्टर आर, अब ये नहीं है कि रजिस्टर आर AC सर्किट्स में नहीं होता, इन एडिशन टू द रजिस्टर आर यानी उसके बावजूद 2 न्यू सर्किट एलिमेंट्स जिनका नाम इंडक्टर, जिसको आप उसकी इंडक्टेंस L से शो करते हैं, एंड कैपेसिटर जिसको आप उसकी कैपेसिटेंस C से शो करते हैं। तो रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटेंस भी जो है वो इंक्लूड हो जाता है AC सर्किट्स के अंदर एंड बिकम्स रेलेवेंट, यानी उनका काम भी अब अहम रोल होता है आपकी AC सर्किट्स में। DC सर्किट में तो सिर्फ रजिस्टर था ना जो मेन सर्किट एलिमेंट है आपका, जो कि सब कुछ करता था, जो करंट को भी कंट्रोल करता था और उसका वोल्टेज बताता था विद रिस्पेक्ट टू द करंट, यानी करंट और वोल्टेज का रिलेशन बताता था ओहम्स लॉ के लिहाज से V is equal to IR। तो हम ये देख रहे हैं AC सर्किट्स में क्या होता है कि ना सिर्फ रजिस्टर बल्कि आपके 2 न्यू सर्किट जो एलिमेंट्स हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, इनका भी बड़ा अहम रोल है। द करंट एंड द वोल्टेज इन AC सर्किट्स आर कंट्रोल्ड बाय द 3 एलिमेंट्स R, L एंड C, ठीक है। AC सर्किट्स में करंट और वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है इन तीनों एलिमेंट्स से। ये 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं, सर्किट कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं AC सर्किट में, जिनमें रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर।
रेजिस्टर को उसकी रेजिस्टेंस से शो करते हैं, इंडक्टर को उसकी इंडक्टेंस से शो करते हैं और कैपेसिटर को उसकी कैपेसिटेंस से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे इनको बारी बारी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह एसी जो है वो रेजिस्टर से पास करती है, एसी जो है वो कैपेसिटर से पास करती है, एसी जो है वो इंडक्टर से पास करती है। इन तीनों सर्किट एलिमेंट से बारी बारी हम एसी का फ्लो देखेंगे इंशाल्लाह इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स, और किस तरह से ये अगर इकट्ठे कंबाइंड लगे होते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये हम इन नेक्स्ट लेक्चर्स जो है वो देखेंगे। Now dear students, these are the definitions of phase lead and phase lag which I want to share with you. Phase lead: if the phase difference of the wave 1 is leading the wave 2 by an angle of 90 degree, then there will be a phase lead of wave 1 over the wave 2. Whereas when we talk about the phase lag, if the phase difference of the wave 1 is lagging behind the wave 2, then there will be a phase lag of wave 1 over the wave 2. ये इस लेक्चर, ये दोनों डेफिनेशंस के साथ साथ ये मैंने जो एरो लगा के आपको बताया कि फेज़ लीड के को हमने कौन सी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की है और कौन सी उसकी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स के लिहाज से उसको एक्सप्लेन किया। फेज़ लैग के साथ भी उसकी डायग्राम बनाई हुई है और उसकी भी हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो इस तरीके से आपने इन दोनों डेफिनेशंस को जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, अलॉन्ग विद देयर डायग्राम्स आप इनको मेंशन कर सकते हैं, साइन वेव की फॉर्म में भी और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी। बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री जो है वो आप फेज लैग में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे इफ द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव 1 इज लैगिंग बिहाइंड द वेव 2 बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन देयर विल बी अ फेज लैग ऑफ वेव 1 ओवर द वेव 2। क्योंकि चाहे हम फेज लीड की बात करें या फेज लैग की बात करें, लीड और लैग दोनों बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, तो आप वो दोनों में मेंशन कर सकते हैं। That's all for today students. If you have any problem, you can comment me also. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can like and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.